नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। पहला, लोकसभा अध्यक्ष का सदन छोड़कर भागना कितना उचित। दूसरा, दंगों से किसको होगा चुनावी फायदा। तीसरा, इंडिया की राष्ट्रपति से गुहार कितनी प्रभावी होगी। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आप एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, लोकसभा अध्यक्ष का सदन छोड़कर भागना कितना उचित। कल दिन बुधवार को एक अजीब सा पहली बार हिंदुस्तान में, मेरी याद में, हिंदुस्तान के सदन ने एक नया नज़ारा देखा जब लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी दुखी होके, गुस्से होके या जिस भी कारण से उन्होंने साफ साफ किया कि वो लोकसभा में नहीं आएंगे। अब जो अध्यक्ष, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, आज राज्यसभा के अध्यक्ष की भी बात करेंगे, इनका रोल क्या है। ओम बिरला जी कह रहे हैं वो बहुत दुखी हैं। कल उन्होंने कहा बहुत दुखी, हालांकि आज वो आ गए हैं, लेकिन और किसके व्यवहार से? सदस्यों के व्यवहार से। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि सदस्यों का, वो ये मानते हैं कि अपनी पार्टी, हालांकि जो स्पीकर के कुर्सी पे बैठ जाता है उसकी अपनी पार्टी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी सारी शिकायत और सारा दुख उनका विपक्ष के लोगों से है, जो अब इंडिया के रूप में उनको रोज चैलेंज करता है। अब उनका ये भी कहना था कल कि भाई ये मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक ये लोग ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे। तो घर का जो मुखिया होता है या स्पीकर का रोल क्या है, क्या ऑप्शन है? वो ना आए, क्योंकि वो तो एक तरह से न्यायाधीश के आसन पर बैठा रहता है और ये माना जाता है कि नॉन पार्टीसन है, नॉन पार्टी पर्सन है। जब वहां पहुंच जाता है तो उसकी पार्टी नहीं रह जाती है। और घर का वो व्यक्ति जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सदन चलाने की, वही अगर भाग जाए तो दो चीजें बहुत आदर और अदब के साथ, या तो वो उस पद के लिए नहीं ठीक है, या अगर उनको लगता है कि ये मतलब ऐसा काम हो रहा है तो उनको उस पद को भी छोड़ देना चाहिए भाई, अगर उनके हिसाब से ठीक है। क्योंकि उनके संकेत जो अभी तक मिल रहे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। संकेत साफ ये है कि जो उनको डायरेक्शन दिया जाता है, जिस डायरेक्शन पे रोज दिखाई देता है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो शायद मानना और उस पर अमल में लाना अब स्पीकर के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे के अंदर चले जाना, कोर्ट का ऑर्डर आता है सूरत में, और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उस कोर्ट को, कई 300-400 पेज का ऑर्डर है, उस ऑर्डर की कॉपी, और ऐसा माना जाता, देखा किसी ने नहीं है कि उसके ट्रांसलेट, क्योंकि गुजराती में ऑर्डर था, ट्रांसलेशन के साथ, बाकी सारे नियम कानून के साथ स्पीकर साहब उस पर दस्तखत। इतनी रफ्तार से अगर वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो सरकार उनको बता रही कि ऐसे ऐसे करो। तो एक तो उनकी सदस्यता इस तरह से ली गई, ये इसका मतलब साफ था। दूसरा, अब उनको घर खाली करने का निर्देश कराना, ये सब कराना, मुझे कहीं कहीं लगता है कि शायद जो भी हो स्पीकर हैं उस घर पे उस पद पे बैठे हुए हैं, और इस गुजरात मॉडल से जिस तरह से देश चलाया जा रहा है उसमें उनको नहीं समझ में आता होगा कि कैसे कोप अप करें, क्योंकि वो तो भाई राजस्थान मॉडल के हैं। तो राजस्थान में जिस तरह से लोकतंत्र चलता है वो चलता है, उनकी ट्रेनिंग दूसरी है, गुजरात की ट्रेनिंग दूसरी है। तो शायद एक काम ये भी है कि उनको जो जो सुबह टास्क दिए जाते हैं उसको पूरा करना उनको कभी कभी मुश्किल लगता होगा। अब सबसे आसान रास्ता क्या है कि सदन में जाओ ही मत। अगर आपने कहा भी ऐसे से, जाओ ही मत, क्योंकि एक हम लोग और देख चुके हैं, हरवंश जी जो अब जेडीयू के मतलब उसी तरह से मेंबर भी बने हुए हैं, सब कुछ हैं, और जिस तरह से, जिस बेशर्मी से उन्होंने किसान बिल को, याद है ना, वॉइस वोट के, मतलब लोग कहते रह गए और उन्होंने काउंट नहीं कराया उसको, वॉइस वोट के अपने मतलब अपने विवेक के हिसाब से उन्होंने कहा नहीं पास पास पास। दूसरा, अब इनके पास 2 रास्ते हैं, या तो आओ मत या इस्तीफा दो, इस्तीफा दो या फिर घर पे बैठो। ये क्या ठीक है? ये तो हो गई बात बिरला जी की। अब धनखड़ जी को देख लीजिए। धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, देश के अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, वो खुलेआम भाजपा सरकार के पक्ष में खड़े हुए रोज नजर आते हैं जब सदन चलता रहता है। उसके अलावा भी वो सरकार के पक्ष में आते हैं, लेकिन उस समय तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं।
कल उन्होंने जब बार बार ऑपोजिशन जो विपक्षी गठबंधन है जो अपने को इंडिया कहता है, वो बार बार ये मांग कर रहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ और उनसे कहिए कि सदन में आके अपना भाषण दें, तो उनका बयान ये था कि आई कैन नॉट एंड आई शैल नॉट कॉल द प्राइम मिनिस्टर। और वो ये भी कह रहे थे कि आई विल नॉट, आई शैल नॉट गिव डायरेक्शन टू प्राइम मिनिस्टर टू कम टू हाउस, क्योंकि उनका कहना था क्योंकि वो जिस भी सदन के मेंबर हो, ये किसी भी सदन के मेंबर का प्रोरोगेटिव होता है कि वो सदन में आना चाहे या ना आना चाहे। दो बातें हैं। पहली चीज ये है कि मैं पहले थोड़ा आपको मेंबर की बात समझा दूं। उनका कहना वो फोर्स नहीं कर सकते हैं। क्या मेंबर्स का आना उनकी इच्छा पर है? मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मेंबर 6 महीना अनुपस्थित रहता है तो उसकी मेंबरी चली जाती है, और वो भी एक ही उसमें नहीं जाएगी अगर वो प्रॉपर लीव नहीं लेता है। वहां पे एक प्रावधान छुट्टी लेने का है। तो क्या अगर आप उनको मेंबर मान रहे हैं तो एज मेंबर उन्होंने छुट्टी ली है कि वो लोकसभा में नहीं आएंगे? मैं बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि धनखड़ साहब रोज सुबह उनके पास नियम 267 के तहत, जिसके अनुसार बाकी सारी कार्रवाई सस्पेंड हो जाती है, कि 50 से ऊपर रोज उनके पास रिक्वेस्ट आ रही है, वो नहीं मान रहे हैं। वो बिल्कुल आंख बंद करके दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं। उस जो सरकार के उसमें लगे हुए, मैंने पहले कहा था कि 176 में डिस्कशन होगा शॉर्ट टर्म, वो उसी में कराने के चक्कर में। खैर, दूसरा एक काम जो धनखड़ साहब ने कल किया, जो मुझे लगता है कि उसके प्रभाव बहुत दूरगामी और वैसे हो सकते हैं, इस देश के सेकुलर स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं वो प्रभाव डाल सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम है। धनखड़ साहब ने कल जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनसे को एक तरह से, भाई जब उस आसन पे बैठ के आप बोल रहे हैं तो आप निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि आप सारे एमपीज को वेद की प्रतियां बांटिए, वेद बांटिए सब। अब ये कितना उचित है कि अगर आप आज वेद बांट रहे हैं तो क्या किसी और धर्म की पुस्तक बांटने की आपकी हिम्मत है? आप क्या ये कह सकते हैं किसी से कि दूसरे धर्म वाले या कोई और मंत्री इसकी पुस्तक बांटिए? आप ये कहने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, देश के तमाम शिक्षा मंत्री और बेहतरीन शिक्षा मंत्री नॉन मुस्लिम भी हुए हैं, और मेरी याद में उन्होंने आज तक मेरी याद में किसी भी शिक्षा मंत्री ने धार्मिक पुस्तकों को नहीं बांटा है। क्योंकि एक चीज और समझ लीजिए, एक तो ये खतरा है, आप धार्मिक पुस्तकें बंटवा रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पर काम कर रहे हैं। आप सबकी बंटवा दीजिए, आपको ऐसा आ रहा है तो सारे धर्मों की पुस्तकें बंटवा दीजिए, तब भी समझ में आता है। एक दूसरा इसका पक्ष और भी है, जो एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मुझे दिक्कत है। धार्मिक पुस्तकें कभी भी बांटी नहीं जानी चाहिए। अगर किसी, आप बहुत धर्म वाले हैं तो भाई कोई आपके घर आए, आपसे कहे पुस्तक दे दो, वो नहीं खरीद सकता, आप उसको दे दीजिए बिल्कुल पुस्तक। क्योंकि जिसको उस पुस्तक में रुचि नहीं है और आप धार्मिक पुस्तक किसी को देते हैं तो उसका वो उतना सम्मान करेगा कि, मैं अपमान शब्द नहीं बोल रहा हूं, उसका वो सम्मान वो करेगा कि नहीं जो उस पुस्तक को सम्मान मिलना चाहिए, ये हरदम प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। और अगर वो सम्मान नहीं करता है तो ये पाप किसके जिम्मे आएगा? धनखड़ जी जरा ये भी सोच लीजिएगा। अब कुछ और चीजें, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये तो उधर भग गए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सदन में नहीं आ रहे हैं, वो पूरे देश में घूम रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आएंगे। मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर पे बोलेंगे नहीं। होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपना सदन परिसर में आएंगे, लेकिन जिस समय दिल्ली का बिल कल जिस समय इंट्रोड्यूस हुआ उस समय वो नहीं सदन में आएंगे। अब मतलब ये एक अजीब सा माहौल हो गया है कि जिसका मन है वो कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। उधर मनोहर लाल खट्टर साहब कह रहे हैं हरियाणा में कि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी ही नहीं है मैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकूं। उनके जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो कह रहे हैं कि ठीक से बंदोबस्त नहीं हुआ इसलिए ये सब हुआ। तो भैया जब आपके पास उतनी सिक्योरिटी नहीं है, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो काहे उस पद पे बैठे हुए हो? इस्तीफा दो, घर जाओ। किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि आप उस पर बैठे रहिए। क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कुछ से कह रहा है कि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी मैं नहीं, मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं? अब मैं दूसरी बात पे आ जाऊं, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो है दंगों से किसका होगा चुनावी फायदा। देखिए, कोई भी क्राइम होता है तो उसका जो पहली चीज पुलिस के या इन्वेस्टिगेशन होता है कि इस क्राइम से फायदा किसका होगा। ये अगर हत्या हुई है तो क्या ये दुश्मनी की वजह से हुई है, या इसकी हत्या से किसी का फाइनेंशियल फायदा हो रहा है, किसी के घर जमीन फायदा हो रहा है, किसी को क्या फायदा हो रहा है। तो आज ये जरा चर्चा कर लें कि जो दंगे एकदम से
कहीं कहीं कहा जा रहा है प्रायोजित हैं, कहीं कहा जा रहा है कि भाई स्टेट चुप बैठ जा रही है। क्योंकि जो बरेली में हुआ, बरेली में एक धर्म विशेष के लोग का प्री डिटरमिन्ड रूट था कि इससे आप जाइए, वो उससे उन्होंने कहा नहीं उधर से नहीं जाएंगे, हम तो दूसरे रास्ते से जाएंगे जहां दूसरे धर्म के कुछ धार्मिक स्थल पड़ते हैं। वहां के एसएसपी ने मना किया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाने देंगे, आपका पहले से डिसाइडेड रूट है। लेकिन इस धर्म वाले कहाँ मानने वाले, सरकार उनकी, वो जबरदस्ती चले, एसएसपी ने लाठीचार्ज किया और 2 घंटे बाद एसएसपी साहब का ट्रांसफर हो गया। तो कौन प्रायोजित कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। नूम जो हरियाणा में नूम है, वहां पे एक प्रायोजित दंगा जो वहां पे शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे पूरे गुड़गांव को उसने अपने लपेटे में ले लिया और वो हरियाणा ही नहीं देश के अन्य भागों में भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। ये जो नू जगह है मेवात रीजन में पड़ता है और यहाँ मूल रूप से मुस्लिम समुदाय के मेव्स ज्यादा रहते हैं। मैं अपने लाइव शो में कल कह चुका हूं, मैं फिर से याद दिला दूं, मेवात के जो नवाब हसन खां थे, उन्होंने 16 मार्च 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ बाबर के और राणा सांगा के बीच, तो वो राणा सांगा के नेतृत्व में उन्होंने वो युद्ध बाबर के अगेंस्ट लड़ा था, जबकि बाबर उनको बार बार बुला रहा था कि तुम मेरे सजाती हो, तुम इधर आ जाओ। उन्होंने कहा था नहीं, मैं यहाँ हूँ, तुम बाहरी आदमी हो। युद्ध हुआ, उसके बाद उनको पकड़े गए और उनको बहुत बुरी तरह से यातना देके उनकी हत्या की बाबर ने। ये सब बाबरनामा में खुद लिखा हुआ है। ये मेव लोग हैं जो मेवात के समय, बंटवारे के समय अलवर और भरतपुर में 1947 में बड़े दंगे हुए, कम्युनल दंगे हुए। भरतपुर में 30,000 से ज़्यादा मेवों की मौत हुई जो मुस्लिम समुदाय से। अलवर में ये काउंट नहीं मालूम है कितने लोगों की हुई। 1 लाख से ज़्यादा मेव रिफ्यूजी के तौर पे गुड़गांव में आके बसे। अगर 1948 का वो जो उपवास गांधी जी का था, वो उसका इमीडिएट प्रोवोकेशन जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में था, उस पर शांति कायम रखने के लिए था। वो उपवास वहीं पे हुआ था। गांधी उसके बाद जब उपवास ठीक हो गया तो गए भी थे उस जगह पे। अब 1-2 चीज़ें क्या समझ लीजिए। हरियाणा में 2014 में सरकार बनी। जब सरकार बनी तो आरएसएस के जो पुराने स्वयंसेवक थे, हमारे खट्टर साहब, इनको नेता बनाया गया। उससे पहले ये चुनाव भी नहीं लड़े थे। इनको वो पहली बार चुनाव लड़े 2014 में और इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जबकि हरियाणा प्रदेश के उस समय भाजपा अध्यक्ष रामविलास शर्मा और तब तक कांग्रेस के एक भारी भरकम नेता राव इंद्रजीत सिंह जो थे, वो कांग्रेस छोड़ के आ चुके थे, केंद्र में सेंटर में मंत्री रहे थे, भारी भरकम नेता थे। इन लोगों के को तरजीह देके इनको बनाया गया क्योंकि आरएसएस की ट्रेनिंग थी। अब जब आरएसएस की ट्रेनिंग थी तो इनको क्या करना है वो इनको पता था। क्योंकि हरियाणा के गुड़गांव में एक दूसरी प्रयोगशाला खोली गई। उसका अगर आपको याद हो तो 1-2-3 साल पहले वहां जुमे की नमाज जो अदा की जाती थी, उसको लेके बवाल था कि भाई वो पहले से डेजिग्नेटेड 10-12 जगह जो भी थी उसको कम करो। उसके लिए एक मूवमेंट हिंदू जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे, ये हिंदुओं के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उस पर बड़ा बवाल होता था, अगर आपको याद हो। आपको एक और चीज याद दिला दूं कि किसान आंदोलन के दौरान अपने को किसान स्टेट कहने वाला हरियाणा ने कैसे हैंडल किया था याद होगा। एक आपको याद है ना, वो एडीएम साहब या एसडीएम साहब थे जो पुलिस वालों को निर्देश दे रहे थे कि ऐसा मारना कि शरीर खुल जाए, याद है ना। अब इस समय वहां पे एक हत्या के अभियुक्त हैं, 2 हत्याओं के अभियुक्त हैं, मोनू मनेसर जी। वो वहां के इस समय मतलब हिंदुओं के पोस्टर बॉय बिल्कुल बम हो रहा है। उनको जब गिरफ्तार करने राजस्थान पुलिस आई थी तो हरियाणा स्टेट ने, हरियाणा सरकार ने गिरफ्तार नहीं करने दिया। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह का, उनके अपने सेंटर में मंत्री हैं, भाजपा के विधायक, अब भाजपा के सांसद हैं, अब तो मंत्री हैं सेंटर। उनका बयान आया था कि शोभा यात्रा में ये हथियार लेकर कौन जाता है। इस बयान के तुरंत बाद मोदी जी उनसे मिले डैमेज कंट्रोल करने के लिए, उनसे मुलाकात की। कहा यह गया कि नहीं हमने वहां के लिए कुछ नहीं बात की, हमने तो एम्स के लिए उनको बुलाने गए थे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के सुर बदल गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। अब उधर मोनू मनेसर जी ललकार रहे हैं कि शोभा यात्रा तो निकलेगी, निकालो, मैं भी आ रहा हूं, चलो। उन्होंने खुलेआम वो प्रोवोकेशन का भाषण दिया जा रहा है, प्रोवोकेट किया जा रहा है और दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक और चीज मैं बता दूं, ये गुड़गांव में एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंजलि जैन अपनी 3 साल की बच्ची के साथ, अपने ड्राइवर और शैडो जो पीएसओ था उन सबके साथ घर जा रही थी।
रास्ते में भीड़ ने उनके ऊपर हमला, उसमें फंस गई। वो उन्होंने भाग के शरण ली एक वर्कशॉप में, उनकी गाड़ी जला दी गई। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ये जब इनके साथ हो सका, हमारे आपके साथ भी हो सकता है। तो दंगा भड़काना और उसको प्रायोजित करना तो बहुत आसान है, फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और दिल्ली में इसके विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन हुआ, इसका नाम रखा गया प्रचंड प्रदर्शन, और वो हिंदू के जो रेडिकल फ्रंट्स हैं उन्होंने किया। आप ये सारा दंगा अगर आप कर रहे हैं तो वोट का फायदा किसको हो रहा है ये सोच लीजिएगा, और जिसको वोट का फायदा हो रहा है, जो भी इसका बेनिफिशियरी है, उसका तो इंटरेस्ट होगा ना कि दंगा और चले तो अच्छा रहेगा। अब तीसरी बात, इंडिया की राष्ट्रपति से गुहार कितनी प्रभावी होगी। इंडिया दो तरह से, क्योंकि भारत देश भी इस समय भाई गुहार कर रहा है राष्ट्रपति जी से कि भाई मणिपुर में कुछ करिए, और जो विपक्षी गठबंधन है जिसने अपना नाम इंडिया रख लिया है, उसका एक डेलीगेशन कल राष्ट्रपति जी से मिला, और राष्ट्रपति जी से मिलके उसने सारी बताया, वो क्योंकि वो डेलीगेशन मणिपुर गया था, वहां की रिपोर्ट दी, और फिर उनसे आग्रह किया कि आप प्रधानमंत्री से बात करें इत्यादि इत्यादि। अब कुछ लोग कह रहे हैं इससे फायदा क्या भाई, तो लोकतंत्र में और क्या करेगा विपक्ष, यही सब है ना। विपक्ष कहेगा भाई सदन में आके बात करो, तो प्रधानमंत्री कर नहीं रहे हैं, डेलीगेशन भेजो, प्रेस में बात करो, अब डिस्कशन करो, डिस्कशन लिया नहीं जा रहा है 267 में, तो लोकतंत्र में इसके सिवा और कोई रास्ते नहीं है। क्योंकि एक चीज है, हमारी राष्ट्रपति जी को जैसे गुजरात गई थी और उन्होंने एक भाषण दिया था कि गुजरात का नमक पूरा भारत खाता है, तो शायद उनको याद आ जाए कि भाई भारत का ही एक हिस्सा मणिपुर भी है जो जल रहा है, तो शायद कुछ हो जाए। एक अच्छी वहाँ पे सजेशन दिया है विपक्ष ने कि आपको अभी 2 एमपीज को नॉमिनेट करना है। ये दोनों एमपीज आप महिला एमपीज दोनों समुदाय से, मतलब एक मैती और एक कुकी, दोनों समुदाय से आप नॉमिनेट कीजिए, थोड़ा उनकी वॉइस भी पार्लियामेंट में आने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट क्या, अभी है ना कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, भाई प्रेसिडेंट एक बड़ा रोल निभा सकती हैं, अगर चाहें तो मध्यस्थता के रूप में बात कर सकती हैं, कुछ नहीं करें तो विक्टिम्स को बुला के अपने यहां मिल सकती हैं, अगर चाहें, और जो ज्यादा बहुत अच्छा रहेगा उससे मणिपुर पे भी असर पड़ेगा और सरकार के ऊपर भी असर पड़ेगा, अगर वो मणिपुर के दौरे पे चले जाएं। मुझे सिर्फ एक चीज लगता है कि अभी कम से कम हिंदुस्तान में गनीमत है कि लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिल ले रहे हैं, क्योंकि 2024 के बाद अगर एक ऐसी सरकार भी आने की संभावना है जो गवर्नर और राष्ट्रपति से मिलना भी बंद कर दे, क्योंकि जब स्पीकर भाग जा रहे हैं कि नहीं मैं तो वो नहीं करूंगा अपने काम से, तो राष्ट्रपति से भी मिलना वो मुश्किल हो सकता है। सतपाल मलिक ने अपने खुद बयान में कहा है, उनका कहना यह है कि राष्ट्रपति से मिलने की किसको किसको मिलना है ये तय पीएमओ करता है, ये उनका बयान है, मेरा नहीं। मैं चलते चलते 1-2 बातें आपसे और कह दूं। एक चीता और मर गया, अभी तक 9 चीते मरे हैं कूनो पार्क में। ये मरे नहीं हैं, वो जो वहाँ के जहाँ से आए थे नामिया और जहाँ से, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं इस कमेटी में, उनका कहना है कि हम लोग बार बार यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों से पूछ रहे हैं भाई इसको बताओ, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, और इनको बचाया जा सकता था। अपनी जिद में कोई यहाँ अगर लाया है तो आपको क्या लगता है कि वो बोल नहीं सकते हैं, तो ये वो मरे हैं कि उनकी हत्या हुई है? इट अमाउंट्स टू मर्डर। विवेक आपके पास है। हालांकि अब सरकार ने चीते से हाथ झाड़ लिया है, और इंदिरा गांधी द्वारा शुरू हुआ टाइगर प्रोजेक्ट को अब सरकार ने धीरे से अपना प्रोजेक्ट मान लिया है और उसकी वाहवाही में अब जुड़ गई है। अब वो टाइगर 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 की बात कर रही हैं। अब टाइगर आया, चीता का नाम भी अब नहीं लिया जाएगा, जैसा मुझे लगता है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।